हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्डिंग क्वेश्चंस के हवाले से जो सीरीज़ चला रहा हूँ, तो उसमें जो ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 27 है। मैं जल्दी से इन चीज़ों को वाइंड अप करने वाला हूँ और उसके बाद जो आपके पास जो पास्ट पेपर हैं बॉटनी के सारे लेक्चरर के जो भी हैं मेरे पास, वो आपके साथ क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आज का सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है यानी हमारे पास सेलुलोज को अगर आप देखें, सबसे पहले जो सेलुलोज है यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड, यानी कि कंपोज्ड ऑफ मैनी शुगर मालिक्यूल्स। ठीक है, ये तो एक मतलब पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि मैनी शुगर मालिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो यानी कि क्या बनता है, सेलुलोज बनता है। ठीक है, शुगर मालिक्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। दूसरा जो पॉलीसेकेराइड यानी कि मशहूर हमारे पास पॉलीमर ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बी, इसको हम क्या कहते हैं, किसको, सेल्यूलोज को, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। दूसरा जो इसको क्या कहा जाता है कि जो सेल्यूलोज है हमारे पास, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाए जाते हैं वो भी आपके पास यानी कि ये वाले होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं वो ये वाले पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या होता है, नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इनको पानी के अंदर डालेंगे तो ये मतलब सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है ना, या हमारे जो यानी कि बेली के अंदर, स्टमक के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, मोस्टली क्योंकि ये सेलुलोज आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है, सेल वाल में। ठीक है, वो जो प्लांट की मोस्टली सेल वाल है, ये भी खुद MCQ है, प्लांट की जो सेल वाल है मोस्टली वो किस चीज़ की बनी होती है, इनकी यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये सारे इनके साथ हैं। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि यानी कि ये क्या होता है, नॉन डाइजेस्टेड या नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप इनको देखेंगे तो ये डाइजेस्ट भी यानी कि नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि इनके बारे में, इसके अंदर होता क्या है, असल में ग्लूकोज जो यूनिट होते हैं यानी कि जॉइंट्स इन स्ट्रेट चेन, इनके अंदर जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं, जॉइंट इन स्ट्रेट चेन, यानी कि सीधी सी एक चेन होती है जिसमें यानी कि ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर यही जो मतलब यानी कि जो सेलुलोज की जो वाल्स, सेलुलोज के अंदर जो ये स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ये आपस में मिल कर क्या बनाती हैं, यानी कि एक ट्यूब्स बनाती हैं। और वही ट्यूब्स क्या करते हैं, यानी कि ट्यूब्स फॉर्म्स सेल वाल, यानी कि वही ट्यूब क्या करते हैं, यानी कि सेल वाल बनाते हैं ऐसे क्रिस क्रॉस यानी कि मैनर के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि इसको अगर आप आयोडीन के साथ यानी कि मतलब रिएक्ट कराओगे तो वो आपको कोई भी कलर वगैरह नहीं देगा, नो कलर। ठीक है, नो कलर, यानी कि आयोडीन के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे तो आपको कोई कलर वगैरह यानी कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होती है सेल्यूलेज एंजाइम, यानी कि वही एंजाइम होगा जो इसको डाइजेस्ट करेगा, अदरवाइज़ किसी चीज़ के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता। और यही जो एंजाइम होता है टर्माइट्स के पास मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं। तो तभी वो काट को जो है क्या कर लेती हैं, डाइजेस्ट ईजिली कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है काइटन। काइटन को अगर आप देखें तो ये भी यानी कि एक इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, जो काइटन की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेल्यूलोज। अगर आप देखेंगे तो सेल्यूलोज इनके बीच में यानी कि मोस्टली क्या होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, कोई खास इतना जो है फ़र्क नहीं होता, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। पर होता क्या, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ इनएसिटाइल ग्लूकोज अमीन इसके अंदर होता है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज अमीन होता है, जिसकी वजह से यानी कि इसमें और ग्लूकोज सेल्यूल्स के अंदर फ़र्क होता है। और इसी की वजह से काइटन जो होता है वो मोर रेजिस्टेंट होता है, मोर रेजिस्टेंट। ठीक है ना, इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन मतलब नागा। ठीक है, नागा के नाम से आप इसको यानी कि याद इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि क्या है, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। बहुत सारे यानी कि जॉइंटेड जो यानी कि एनिमल्स होते हैं, फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो मतलब स्कल होती है, उनके अंदर आपके यानी कि ये पाया जाता है, कौन, काइटन पाया जाता है। उसके बाद यानी कि ये कौन सी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल वाल ऑफ
फंजाई, फंजाई को जो सेल वाल होती है उनके अंदर यानी कि ये क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसकी वजह से हम इनको आज जो है वो पढ़ रहे हैं, सेल वाल ऑफ फंजाई। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि क्या है, ये क्या है, मोर रेजिस्टेंट, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि भाई जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर आते हैं, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो काइटन जो होता है वो मोर रेजिस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सेलुलोज। इसी वजह से जो फंजाई होती हैं वो हार्ड इन्वायरमेंट में या हाई टेम्परेचर में भी क्या कर लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है। या अगर आपने वो देखा होगा कि लाइकन होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है, अलजी और प्लस फंजाई। तो उसमें फंजाई जो होती है वो उसको स्ट्रांग लाइट से प्रोटेक्ट करती है और ये क्या करता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से यानी कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि लाइकन्स। ये भी लाइकन्स भी आप पढ़ लें, उनके जो बहुत सारे टाइप हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी। अब ऑटो इकोलॉजी को अगर आप देखें, यहाँ पे जो है वो ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी को अगर आप देख लें तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पेशी। यानी कि अगर आप कोई एक स्पेशी ले लें, इंडिविजुअल स्पेशी, उसी को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो वो यानी कि ये आपको यानी कि काम में आएगा। इंडिविजुअल स्पेशी, उसमें क्या होता है, पढ़ते हम क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कौन से वाले, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल, और दूसरा क्या होता है, इंडिविजुअल बिटवीन द इंडिविजुअल स्पेशी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल स्पेशी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अगर आप किसी एक स्पेशी को पढ़ रहे हैं और उनका रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बिटवीन द स्पेशीज़ और उसके एनवायरनमेंट के, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये सवाल भी आता है, अगर आप 100 मैंगो प्लांट को स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है, मतलब एक ही स्पेशी है तो ये क्या हो जाएगी, ऑटो इकोलॉजी। अब उसमें क्या पढ़ेंगे, इनका आपस में कौन सा रिलेशनशिप है और ये एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को, या ड्राइनेस कंडीशन को, या कैसे भी जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाता है, ऑटो इकोलॉजी। उसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो है सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। सिन का तो आपको पता है, यानी कि फ्यूजन भी हम इसको कहते हैं, यानी कि कंबाइंड कोई चीज़ हो तो उसको क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी। जब सारी आप कम्युनिटी को पढ़ें, होल कम्युनिटी, और आपको पता है कम्युनिटी क्या होती है, जब मैनी पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है, मैनी पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशन जब ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो होल कम्युनिटी जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है, यानी कि सिन इकोलॉजी। और उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसका एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट इज स्टडीड, एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज कंसिडर्ड, उसमें जो एनवायरनमेंट है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। और आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब कंसिडर फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज़, इकोलॉजिकल स्टडी को के लिए आप उसको भी क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें होता है क्या है, यानी कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और उसी का रिलेशन जो आप यानी कि किसके साथ पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के साथ पढ़ेंगे। और एनवायरनमेंट का तो आपको पता है, एनीथिंग यानी कि सराउंड अर्थ इज नॉन एज एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ अगर हमारे इर्द गिर्द है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जब आप मुख्तलिफ इस पे कम्युनिटीज़ को पढ़ रहे हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप और उसका जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर देख लें, आपने प्लांट्स उठाए हुए हैं, उसी पे जो रहने वाले बर्ड्स हैं उनको आपने स्टडी किया है, दूसरे जो एनिमल्स हैं यानी कि ग्राउंड पे उनको स्टडी किया हुआ है, या छोटे छोटे जो अदर यानी कि ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सिन इकोलॉजी। अच्छा, सिन इकोलॉजी को यानी कि एक और नाम से मशहूर होता है जिसको कहा जाता है बायोसाइनोटेक्सी, बायोसाइनो या कोइनोटेक्सी, यानी कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ सिन इकोलॉजी। जब आप ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो सिन इकोलॉजी, अब उसके अंदर यानी कि मतलब रिलेशनशिप और उसका एनवायरनमेंट के साथ जब रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो ये क्या आ जाता है, सिन इकोलॉजी में यानी कि आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि है वो है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। अगर आप प्लाज्मोलाइसिस को देखें तो प्लाज्मोलाइसिस असल में क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू
लॉस ऑफ वाटर, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। जब यानी कि ड्राई कंडीशन में लॉस ऑफ वाटर, जब यानी कि सेल जो होता है हाइपरटोनिक कंडीशन में आप उसको रखें, यानी कि बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक आ जाए तो पानी ये क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। जब लूज़ हो जाता है तो साइटोप्लाज्म क्या करना शुरू कर देता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है। ऐसे देखें ये थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। और कौन से कंडीशन में, हाइपरटोनिक में। अब हाइपरटोनिक को आपको पता होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन क्या हो, कम हो। ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यानी कि MCAT वाले स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, इनको भी एक होती है हमारे पास इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट मतलब होती इसी की कंडीशन है पर अर्ली स्टेज में। वो जैसे ये मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जब साइटोप्लाज्म स्टार्ट यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाता है, कई जगहों पे उनके साथ मिला होता है, कई जगह पे वो गैप यानी कि बना देता है। वो जो मतलब यानी कि स्टार्टिंग होती है प्लाज्मोलाइसिस की, तो उसको क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ यानी कि साइटोप्लाज्म टू सेपरेट फ्रॉम प्लाज्मा इज नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो ये मेडिकल के टेस्ट में भी आ चुका है और इनका आपको भी पता होना चाहिए। तो ये प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन ये होती है, जब इनमें जब आ जाते हैं तो हमारे जो मोस्टली जो काम है वो नहीं होते जब तक जब वाटर यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करते या वाटर जो है वो कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस थी। अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास होता है वो होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। डी मीन्स रिमूवल, आपको पता होना चाहिए, डी मीन्स रिमूवल। तो अगर आप यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन को रिमूव कर लें तो इसको क्या कहा जाता है, डी प्लाज्मोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है, जब आप सेल इज़ केप्ट इन हाइपोटोनिक कंडीशन, जब आप उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, पहले ये इस कंडीशन में था। फॉर एग्जांपल, जब आपने एक ऐसी चीज़ में रखा यानी कि जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो वो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्वेल होना शुरू हो गया। तो उनका जो कंडीशन है उसकी जो है वो मेंटेन हो गई, तो उसको क्या कहते हैं हम, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो मतलब जब आप उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में रखोगे तो वो उनकी जो कंडीशन जो है वो वापस जब आ जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जो हम उर्दू से लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और सुबह जो मेरा टॉपिक और लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम जो है वो पास्ट पेपर को क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप अच्छे तरीके से फर्स्ट इंटर को भी स्टडी करें, इंशाल्लाह आप क्या कामयाब होंगे। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।